यूजिंग बबल सॉर्ट। है ना? याद नहीं, तुम लोगों को भी याद नहीं शायद। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ नंबर्स रन किए थे। जिनको हम लोग ने सॉर्ट किया था। ठीक है, एंड सॉर्टिंग का एल्गोरिदम फाइनल करने के लिए मुझे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यूज करने के। चलो, सो एक बार वो रन करता हूं लॉजिक, सो दैट हम लोग इसको अभी आज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था कुछ नंबर्स हम लोग के पास है, उनको मुझे सॉर्ट करने का है। सॉर्ट करने का मीन्स अरेंज करने का है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन से तो ऑर्डर में? तो असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर आगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा हम लोग अरेंज करेंगे। और ये अरेंज करने के लिए मार्केट में बहुत सारे मेथड है, उसमें से एक मेथड यूज करने का है बबल सॉर्ट। सो व्हाट इज बबल सॉर्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बबल सॉर्ट क्या बोलता है? कंपेयर ईच एंड एवरी नंबर विथ इट्स नेबरिंग एलिमेंट। बाजू वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करो। सो समझो ये एलिमेंट 0 लोकेशन पे स्टोर है, क्योंकि एरे में है, तो ये 1 लोकेशन पे होगा, 2, 3, 4 लाइक दिस। सो पहले नंबर को कंपेयर करने का है, तो इसको एक पॉइंटर की जरूरत है, एक मेमोरी की जरूरत है, जे। तो जे अगर 0 लोकेशन पे, तो J+1 लोकेशन पे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। उसके लिए नया मेमोरी बनाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या, इसको एक मेमोरी J, इसको एक मेमोरी K, ऐसा नहीं जरूरत है। अगर J मेमोरी बना दिया, J बोल रहा है 0 लोकेशन पे, कौन सा नंबर है? 3। J बोल रहा है J+1, दैट मीन्स कौन? 0+1, कौन सा लोकेशन हो गया? 1 लोकेशन। 1 लोकेशन पे कौन सा वैल्यू है? तो एक ही मेमोरी में काम हो जाता है, बस, बाकी कुछ नहीं। कंफ्यूजिंग होने का जरूरत नहीं। J+1 मीन्स उसके बाजू वाला। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला फॉलो करने का है, और वो फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं कि हमेशा कंपेयर करूंगा फर्स्ट वैल्यू को चेक करने के लिए एरे का नाम समझो ए है। हम लोग याद है ना, एरे का हम लोग ने डिस्कशन किया था। एरे मींस बहुत सारा नंबर स्टोर होता है। हम लोग अगर लोकेशन नंबर देंगे 0, तो ए ऑफ 0 मींस कौन आएगा? 3। ए ऑफ 1 कौन बोलेंगे? 2। तो ए ऑफ 0 लोकेशन का वैल्यू कंपेयर होने वाला है ए ऑफ 1 लोकेशन को। तो मैं इधर 0 नहीं लिखूंगा, 0 के बदले लिखूंगा J। 1 नहीं लिखूंगा, इधर लिखूंगा J+1। एंड कंपैरिजन क्या करने का है कि फर्स्ट वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे? सेकेंड से। फर्स्ट वैल्यू अगर ग्रेटर है सेकेंड से, तो क्या करना चाहिए? हाँ, एक्सचेंज स्वैप करना पड़ेगा। सो अगर कंडीशन ट्रू है, सो आई विल से स्वैप। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने जानबूझ के इधर लिखा क्योंकि ये प्रोग्राम ही बनने वाला है हम लोग। ठीक है, तो प्रोग्राम का एक लाइन तो फाइनल हो गया हम लोग का। इफ कंडीशन एरे ऑफ जे, कौन है एरे ऑफ जे पे? 3 है ना? J+1, 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। यस, यस है तो क्या करो? ठीक है, स्वैप कर दो। स्वैप के लिए 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज। इसके बाद J इधर है, इधर बोलेगा तो J 0 लोकेशन पे ना, फिर J को अभी नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जाने का है 1। J इधर आएगा अभी। तो J अगर 1 लोकेशन पे आता है, तो J+1 कौन से लोकेशन पे आएगा? J+1 2 लोकेशन पे आएगा। सो अगेन J का वैल्यू अभी 1 है, J का वैल्यू 1 है। सो बोलो एरे ऑफ 1 लोकेशन पे कौन सा वैल्यू है? 3 बराबर। एरे ऑफ नेक्स्ट लोकेशन पे कौन सा वैल्यू है? 6। 3 इज ग्रेटर देन 6? नो, नो है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, दैट मींस डोंट स्वैप। स्वैप नहीं करने का, कीप इट एज इट इज। इसके बाद J का वैल्यू वापस नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जाने का है, तो J को बोलना पड़ेगा 2, है ना? J 1 पे है, J आएगा 2 पे।
जे प्लस वन उसका नेक्स्ट लोकेशन। सो तुम लोग को ये पता चल रहा है जे 0 पे था, फिर जे 1 पे आया, फिर जे 2 पे। ये कैसे होने वाला है, कैसे होने वाला है? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक फॉर लूप लेना पड़ेगा जो 0 से स्टार्ट होगा अप टू लास्ट नंबर, है ना? तो ये होगा वही, दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। चलो ये भी हो गया सेट। चेक करो अगेन, एरे ऑफ जे का वैल्यू 6, एरे ऑफ जे का वैल्यू 6, एरे ऑफ जे प्लस 1 का वैल्यू 9, 6 इज ग्रेटर देन 9, नो, कीप इट एज इट इज। अगेन जे इधर जे प्लस 1, तो जे का वैल्यू और एक लोकेशन इंक्रीमेंट हो गया 3, बराबर ना? अभी अगेन कंपैरिजन करने का है, एरे ऑफ जे का वैल्यू 9, एरे ऑफ जे प्लस 1 का वैल्यू 5, ग्रेटर है क्या? यस, तो एक्सचेंज करो। सो 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 6 एज इट इज, इधर आएगा 5, इधर आएगा 9। अब मुझे बताओ, ये लॉजिक सोच क्या, जे अगर 3 लोकेशन पे, तो जे अगेन और एक लोकेशन पे जाएगा, जे इज इक्वल टू 4, बराबर ना? जे इज इक्वल टू 4, लेकिन ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जे किधर स्टॉप होना चाहिए? 3 पे। कैसे स्टॉप होगा? मुझे बताओ, नंबर ऑफ वैल्यू कितना है इधर? 5, बराबर ना? और मुझे जे को किधर स्टॉप करने का है, तो ये बराबर होगा क्या? हाँ, लेस देन 5 बोलेगा तो जे किधर स्टॉप होगा? 4 पे नहीं करने का, उसको 3 पे करने का है। तो मैं इधर क्या करूं? हाँ, मुझे इधर बोलना पड़ेगा लेस देन n-1, ठीक है? क्यों किया? क्योंकि जे आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए लास्ट नंबर तक नहीं जाना चाहिए, लास्ट के भी एक पहले, तो n-1। ठीक है, चलो डेटा सॉर्ट हो गया, डेटा सॉर्ट हो गया क्या? नहीं हुआ अभी तक। दैट मीन्स ये काम मैंने एक बार किया था, ये काम मुझे फिर से करने का है। अगेन आई विल राइट 2, 3, 6, 5, 9, एंड अगेन आई विल डू द सेम टास्क। अगेन इधर आएगा 0, 1, 2, 3, 4। अगेन ये मुझे काम करने का है। एरे ऑफ जे, इधर आएगा पहले जे, तो इधर आएगा जे प्लस 1। अगेन एरे ऑफ जे का वैल्यू 2, ग्रेटर रहेगा जे प्लस 1, नो, तो अगेन ये डेटा एज इट इज। अगेन जे प्लस प्लस, जे नेक्स्ट लोकेशन पे, जे प्लस 1 इधर। अगेन एरे ऑफ जे का वैल्यू 3, ग्रेटर रहेगा जे प्लस 1 से, नो, एज इट इज। लेकिन ये कितनी बार करना पड़ेगा ऐसा, तुम लोग को पता है? एक बार किया, इधर एक बार कर रहा हूं, ऐसे कितनी बार करना पड़ेगा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये कितनी बार करना पड़ेगा? कितने नंबर है? 5, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर है, 4 को अगर मैं बराबर अरेंज करता हूँ तो 5वां तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। सो 5 नंबर है, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 नंबर है 9 टाइम, तो ये भी काउंटिंग करना पड़ेगा मुझे। 1 है, फिर i इज इक्वल टू 2, और एक बार होगा 3, और इज इक्वल टू 4, क्योंकि 5 नंबर है, तो इसके लिए भी मुझे काउंटर लगाना पड़ेगा। i स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है। i लेस देन n, क्योंकि 5 बोलेंगे तो 4 टाइम्स। बराबर? बस मुझे एक काम करने का है, कौन सा? स्वैप वाला। स्वैप वाला मैं एक बार करके दिखा दो, देखो अभी इधर एक लॉजिक है। सो जे नेक्स्ट लोकेशन पे आ गया इधर, एंड जे प्लस 1 इज हियर। चेक करो अभी, एरे ऑफ जे लोकेशन पे कौन सा वैल्यू है? 6, बराबर ना? एरे ऑफ जे प्लस 1 5, 6 इज ग्रेटर देन 5। यस, अभी स्वैपिंग कैसे होगा देखो, उसके लिए कोड लिखने का हम लोग को। सो ये जे प्लस 1 लोकेशन का वैल्यू इधर आना चाहिए, जे लोकेशन का वैल्यू इधर जाना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। ये कैसे होता है? हाँ, सो मैं इधर समझने के लिए इधर वैल्यू कॉपी कर रहा हूं। एरे ऑफ जे लोकेशन पे है 6, एरे ऑफ जे प्लस 1 लोकेशन पे है 5, इनको एक्सचेंज करने का है। तो स्वैपिंग का प्रोग्राम याद है क्या किया था हम लोगों ने?
एक टेम्पररी वेरिएबल लिया था, बराबर। सो पहले ना टेम्पररी वेरिएबल में कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कौन सा लेने का है, कौन सा भी ले लो, समझो एरे ऑफ जे। सो तुम लोग का ये एरे ऑफ जे का 6 है ना, वो टेम्पररी लोकेशन पे चला गया, बराबर। इससे क्या हो गया, एरे ऑफ जे खाली हो गया। सो नाउ आई कैन डू एरे ऑफ जे प्लस 1 का वैल्यू जे में चले जाए, एरे ऑफ जे प्लस 1 का वैल्यू किधर चला जाए, ए ऑफ जे। चलो ये भी हो गया, 5 इधर आ गया, तो ये खाली हो गया। नाउ टेम्पररी का वैल्यू ए ऑफ जे प्लस 1 पे जाना चाहिए, तो वन मोर लाइन वी विल ऐड वन मोर लाइन, ए ऑफ जे प्लस 1 में जाना चाहिए टेम्पररी का वैल्यू। सो टेम्पररी में जो 6 है वो जे प्लस 1 लोकेशन पे चला गया। अभी देखो एरे ऑफ जे में कौन आया, 5 आया ना जे प्लस 1 पे, दैट मीन्स ये एक्सचेंज वाला लॉजिक काम किया, एंड बाकी नंबर एज इट इज। तो ये हो गया तुम लोग का प्रोग्राम रेडी। बस इसके आगे वाला सिनेरियो लिखने का है, क्या पता है ना, जो हर एक प्रोग्राम में कॉमन है, हैश इंक्लूड, वॉइड मेन, एरे क्रिएट करो, एक्सेप्ट करो फॉर लूप, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। नहीं ठीक है, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रफ करके इधर प्रोग्राम बना देता हूँ, सो दैट इसके साथ वो अटैच हो जाएगा। के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, सी प्रोग्रामिंग में पहला स्टार्टिंग वाला कमांड, फिर वॉइड मेन, फिर मेमोरी। तो तुम लोग को एरे ए के साथ काम करने का है, ए वाला एक मेमोरी बनाओ, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक मेमोरी लगेगा, और आई के लिए एक मेमोरी, जे टेम्पररी एक मेमोरी, इतना मेमोरी तो इधर दिखाई दे रहा है हम लोग। फिर पहला क्वेश्चन फिक्स है, मैंने बोला था एरे वाले प्रोग्राम में क्या पूछने गए, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर आंसर आएगा कितना नंबर एंटर करने का है, वो काउंट हम लोग स्टोर करेंगे किधर, एन में, 5 नंबर स्टोर करने का, 10 नंबर स्टोर करने का, अभी तो एन 5 है इस एग्जांपल में, तो एन का वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लोग और एक मैसेज देंगे, कौन सा, एंटर वैल्यू। तो जैसे मैंने एंटर वैल्यू बोला, तो 5 नंबर एंटर करने वाला यूजर, उसको एक्सेप्ट करने के लिए फॉर लूप लगेगा। सो फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर इधर 5 बार एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग फॉर के अंदर स्कैनफ डाल देंगे, सो दैट वो 5 बार रन होगा। सो एक टाइम पे एक ही डेटा रीड करने का है एंड स्टोर करने का है, स्टोर करने का है एरे ए के पास कौन से लोकेशन में आए। बस ये प्रोग्राम ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद तुरंत प्रोग्राम ये वाले लाइन में चालू हो जाएगा, है ना, सॉर्टिंग का काम करने के लिए चालू हो जाएगा। सो जैसे ही वो सॉर्टिंग करके खत्म हो गया इसका, फिर हम लोग को ये सॉर्ट किया हुआ डेटा देखने का है, तो एरे को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं एक मैसेज देता हूं, प्रिंटफ सॉर्टेड लिस्ट इज, ऐसा करके अभी डिस्प्ले चालू करने का है। तो डिस्प्ले भी 5 नंबर करने का है, तो 5 नंबर डिस्प्ले करने के लिए 5 बार मुझे फॉर लूप को रन करना पड़ेगा। सो अगेन 0 से लेके n, और डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ लगाओ इधर, कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करने का है, एरे का। खत्म, इतना ही करने का तुम लोग को। चाहिए तो टाइप करके देख लो, अभी फाइनल हो जाएगा, कुछ भी नंबर डालेंगे रैंडम, सॉर्ट होता है कि नहीं देखेंगे। एंड ये प्रोग्राम असेंडिंग के लिए काम कर रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग आया तो
बस हाँ, ये साइन चेंज करने का, ये उल्टा किया डिसेंडिंग आएगा। सो एक बार कॉपी करो, फिर टाइप करो, मुझे बताओ रन हो रहा है कि नहीं, मैं चेक करने के लिए आता हूँ। हेच ना फॉर लूप, हे डिस्प्ले करण्यासाठी आहे. 5 नंबर ऍक्सेप्ट करायचे, 5 वेळा फॉर लूप फिरावं लागेल. हा, तेच तेच हेच मी बोलतोय. हे बोलतेस ना तू? हा, हे फॉर लूप काय करते मला सांग? ऍक्सेप्ट करतोय. जेव्हा मला 5 नंबर ऍक्सेप्ट करायचे तर मला फॉर लूप घ्यावं लागतं, कारण स्कॅनएफ एकच आहे, 5 स्कॅनएफ नाहीये. एक स्कॅनएफ 5 वेळा फिरणार तेव्हा 5 नंबर ऍक्सेप्ट होणार. इथे नंबर किती डिस्प्ले करायचे? 5. 5 आत आले तर 5 बाहेर जाणार. मग मला 5 नंबरला 5 प्रिंटएफ लिहावे लागेल. मी किती प्रिंटएफ लिहिलंय? 1. फॉर लूप काय करतोय? त्यांना 5 वेळा रन करतोय. ठीक आहे. सो दिस इज फॉर डिस्प्ले, दिस इज फॉर ऍक्सेप्ट. लॉजिक इज हियर. आपण जो पहिला प्रोग्राम लिहिला होता, मी बोललेलो ऍक्सेप्ट आणि डिस्प्ले नेहमी लागणार प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये. पहले वाला आउटपुट आया रहेगा तुम लोग को. जिनको नहीं आया है, मैं ये कदम करने के बाद जब नीचे आऊंगा तो मुझे दिखाओ. लेकिन अभी नेक्स्ट चालू करते. सो लास्ट वाला जो हम लोग ने सिनारियो कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल एरे. ठीक है. अभी जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे. सो क्या डिफरेंस है? देखो, मैंने एक प्रॉब्लम बताया था तुम लोग को कि मुझे अगर 5 नंबर स्टोर करने का है तो मैं 5 मेमोरी क्रिएट करूंगा. तुम लोग सुन रहे हो ना? इफ आई वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट तो मैं 5 मेमोरी बनाऊंगा, एक ऑप्शन है. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? 5 का कल 50 होने वाला है, 50 का 500 होने वाला है, 5000 में भी. सो वी विल हैव अ प्रॉब्लम हाउ टू क्रिएट नंबर ऑफ मेमोरी. तो हम लोग ने सोल्यूशन क्या निकाला? लेट्स क्रिएट एन एरे. एरे को बस बताने का है 5, 50, 500, उतना मेमोरी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा. हम लोग को N1, N2, N3, N4 ऐसा क्रिएट करने का जरूरत नहीं है. है ना? अभी मैं दूसरा रिक्वायरमेंट दे रहा हूं. क्या बोला इधर देखो, 5 नंबर स्टोर करने के लिए बोला है. तो मैं प्रोग्राम में वाइड मेन के अंदर 5 मेमोरी क्रिएट कर सकता हूं. N1, N2. लेकिन ये रिक्वायरमेंट अगर 50 हो गया तो हम लोग 50 मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम लोग ने ऑप्शन क्या निकाला? अगर 5 नंबर है तो ठीक है, 5 नंबर क्रिएट करो. लेकिन अगर नंबर 50 है, सो यू विल क्रिएट एरे ऑफ साइज में भी 50. नाम कुछ भी हो सकता है, एन दे दो, ए दे दो. ठीक है. सो इसमें क्या हो गया? 5 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर होने वाला था, 50 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर होने वाला था, सब हो गया इधर. अभी मैं रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा हूं. मुझे 50 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करने का है, लेकिन हर एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट है. क्या बोल रहा हूं मैं, समझा? 50 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर होने वाला है, लेकिन हर एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट है. तो कैसे बोल रहा हूं मैं? देखो, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ऐसे 5 सब्जेक्ट है. तो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, उसका 5 सब्जेक्ट का मार्क्स मैं स्टोर करूंगा. फिर स्टूडेंट 2, उसके 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करूंगा. स्टूडेंट 3, लाइक दैट आई विल स्टोर 50 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन. तो ये जो डेटा जा रहा है ना, वो 2 डायमेंशन में जा रहा है. वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, वन इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट. सो ऐसे रिक्वायरमेंट आया तुम लोग को 2 डायमेंशन, तो ये प्रोग्राम 2 डायमेंशनल एरे से सॉल्व होगा. अभी तक एक ही डायमेंशन वाला एरे था, क्योंकि हम लोग को बस बताया गया था 50 स्टूडेंट का स्टोर करो, 55 स्टूडेंट का स्टोर करो. तो हम लोग एक ही डायमेंशन में सोच रहे थे. अभी 50 स्टूडेंट है, लेकिन हर एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट है. सो ये 2 डायमेंशन में आया. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को ये 2 डायमेंशनल एरे का हेल्प लेना पड़ेगा. तो एरे ये बस थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है जो हम लोग को आज सीखने का है. ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे. तो जितने भी मैट्रिक्स वाले प्रोग्राम तुम लोग देखोगे, मैट्रिक्स मींस मैथ्स वाला मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं. मैट्रिक्स कैसे दिखता है? कुछ नंबर स्टोर किया हूं हम लोग ने. तो ये नंबर कैसे स्टोर किया हुआ है? 2 डायमेंशन में स्टोर किया हुआ है. एक है रो नंबर, एक है कॉलम नंबर. तो ऐसे 2 डायमेंशन वाले प्रोग्राम को हम लोग को 2 डायमेंशनल एरे से सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर? तो चलो ये कैसे करने का एक बार देख लेते हैं. एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसके ऊपर. एग्जाम में बोलेगा तो जो भी तुम लोग का प्रैक्टिकल आएगा.
तो एरे का प्रोग्राम 2 डायमेंशनल वाला है तो मैट्रिक्स वाला ही आएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स, जो भी तुम लोग मैथ्स में करते हो। तो ये प्रोग्राम कैसे लिखने का देखो, तो 2 डायमेंशनल मीन्स एरे which store data in 2 dimension. One is row number and column number. How to create array? उसका सिंटैक्स देखो। तुम लोग को अगर 1 डायमेंशनल वाला एरे क्रिएट करने का है तो तुम लोग डेटा टाइप बताओगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी है। एरे को एक नाम दे दोगे, एन एरे का साइज बताओगे, लेकिन इधर 2 साइज बताने का है, एक रो का साइज और एक बॉक्स ब्रैकेट में कॉलम साइज, बस इतना ही डिफरेंस है। So let's create one array. Data type is int. Array name कुछ भी दे सकते हैं. A रो का साइज let's say 3, कॉलम साइज 3. तो ये array कैसे बनेगा पता है? मैंने एक array बनाने के लिए बोला है जिसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। तो एरे का डेफिनेशन हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 0 1 2, एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2। लेट्स से तुम लोग को इस डेटा को स्टोर करने का, तुम लोग कैसे करोगे देखो। समझो एरे का नाम है ए, पहले बताने का रो नंबर, फिर बताने का कॉलम नंबर, एंड कौन सा डेटा भेजने का है, वो नंबर। समझो रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0 है, सो पहला वैल्यू 0,0 लोकेशन पे चला जाएगा, दैट इज 10। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? समझो मैंने लिखा है ए ऑफ 0 1, इसका मीनिंग 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इज रो नंबर, सेकेंड इज कॉलम नंबर, नेक्स्ट वैल्यू आएगा। फिर से एक बार, एरे ऑफ 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम। तो मुझे बताओ अगर नंबर मुझे इधर स्टोर करने का है, क्या लिखूं मैं? एरे ऑफ 2, 80 इधर स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज 2 डायमेंशनल। नाउ ये तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। नाउ हाउ टू इंप्लीमेंट इन आवर प्रोग्राम, ये हम लोग को समझने का है। ठीक है, ये कैसे करेंगे? So let's write one program. Write a program to accept and display. M into N matrix. तो हम लोग बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम सीखेंगे अभी। जब मैंने 1 डायमेंशनल एरे चालू किया था, मैंने बताया था कि प्रोग्राम में इनपुट ऐसे लेने का है, आधा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा, सेम इसमें भी है। 2 डायमेंशनल का कोई भी प्रोग्राम आएगा, मैं अभी जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो सब प्रोग्राम के लिए फिक्स है, बस बीच में थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा। तो प्रोग्राम का पहला लाइन हम लोग का फिक्स है, वॉइड मेन हम लोग का सेम। चलो अभी तुम लोग सोचो क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने तो आइडिया दे दिया। बोलो पहला लाइन पे क्या आना चाहिए? मेमोरी। कितना मेमोरी लगने वाला है? एक पहला मेमोरी लगेगा जिसके अंदर डेटा स्टोर होने वाला है, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। कैसे क्रिएट करने का? डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इंट, एरे नेम ए, रो साइज कितना भी डाल दो, चलो मैं 5 डालता हूँ, कुछ कॉलम साइज
5 रो 5 कॉलम्स, ऐसा हम लोग ने बोला है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सब जगह पे 5 रो 5 कॉलम ही आएगा। कितना रो आना चाहिए, कितना कॉलम आना चाहिए, ये हमेशा हम लोग पूछेंगे यूजर को कंफर्म, क्योंकि उसका मैट्रिक्स 2x2 वाला हो सकता है, उसका मैट्रिक्स 3x3 वाला हो सकता है, 4x4 वाला भी मैट्रिक्स है, तुम लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। इवन दो इट इज 5x5 कैसे भी हो सकता है। सो मैं एक नंबर ऑफ रो के लिए एक मेमोरी बना रहा हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए एक मेमोरी बना, चलेगा ना, mn कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए बोलो, प्रिंट वो तो समझा, क्वेश्चन क्या आना चाहिए, क्या लेने का यूजर से, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तुम लोग कभी भी एक याद रखने का, 2 डायमेंशनल में जब तक रो एंड कॉलम पता नहीं चलेगा हम लोग वो मैट्रिक्स या वो 2 डायमेंशनल एरे नहीं बना सकते। इवन तुम लोग कैल्सी में शायद मैट्रिक्स एंटर किया रहेगा, मुझे पता नहीं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, यही आता है जो मैं पूछ रहा हूँ, राइट। एम और एन का वैल्यू तुम लोग नहीं स्पेसिफाई करोगे, कैलकुलेटर आगे नहीं जाएगा तुम लोग का। सो बस पूछने का स्टाइल इधर अलग है, हम लोग पूछ रहे एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, कैल्सी भी बोलेगा एम का वैल्यू डालो, एन का वैल्यू डालो, बराबर ना, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, एलसीबीसी प्रोग्राम में बना हुआ है। स्कैनएफ, सो एक वैल्यू आने वाला है रो के लिए %d, एक वैल्यू आने वाला है कॉलम के लिए %d, कॉमा पहला वैल्यू किधर जाएगा, m के पास, दूसरा वैल्यू किधर जाएगा, n के पास। चलो रो कॉलम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए, ऐसा बोलो, नेक्स्ट क्या पूछने का, उसने बोल दिया 3x3 अभी, हाँ इंटर एलिमेंट्स 3x3 तो ये टाइप है, उसके बाद बोलना पड़ेगा कि अभी मैट्रिक्स का वैल्यू डालो। सो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, एंटर वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ये वैल्यू डालने के लिए मुझे, एक मिनट में साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, ये वैल्यू डालने के लिए मुझे फॉर लूप लगने वाला है, क्योंकि कितना वैल्यू आने वाला है, समझो उसने बोल दिया 3 रो 3 कॉलम, कितना वैल्यू आने वाला है ना, 9 वैल्यू आने वाला है। तो 9 टाइम्स फॉर लूप कैसे चलेगा, अगर उसने बोल दिया 2x2 4 वैल्यूज आने वाला है, और वैल्यूज भी प्रॉपर लोकेशन पे फिट होना चाहिए, 0,0 0,1। तो इधर 2 फॉर लूप लगेगा, एक रो का काउंटिंग करेगा 0 1 2, एक कॉलम का काउंटिंग करेगा 0 1 2, 2 फॉर लूप लगेगा। पैटर्न याद है ना, पैटर्न में जैसे 2 फॉर लूप, यस, तो सेम पैटर्न वाला ही 2 फॉर लूप में कॉपी कर रहा हूं। पहला फॉर लूप रो के लिए, तो रो का काउंटिंग करने के लिए एक मेमोरी बना रहा हूं आई, कॉलम के लिए j, सो रो स्टार्ट्स फ्रॉम 0, एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, आई लेस देन m, क्योंकि नंबर ऑफ रो m के पास है, ठीक है, i प्लस प्लस, उसके अंदर और कॉलम में, सो और एक फॉर लूप आएगा j लेस देन n। सो एक रो का काम कर रहा है, कॉलम का काम कर रहा है, तो इधर बस हम लोग को एक्सेप्ट के लिए कोड लिखने का, बाकी कुछ सोचने का नहीं। एक टाइम पे एक ही नंबर आने वाला है, लेकिन नंबर किधर जाने वाला है, एरे के पास, कौन से लोकेशन पे, रो का वैल्यू बताने के लिए आई लिखो, कॉलम का वैल्यू बताने के लिए, बराबर है, आई एन जे। ये समझा तुम लोगों, मैंने क्या लिखा है, क्योंकि जब हम लोग का काउंटिंग चालू होगा ना, एक बार इधर देखो बस, काउंटिंग चालू होगा ना, सो आई का वैल्यू 0 है, चलो 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, फिर ये काउंटिंग चालू होगा, j इज लेस देन 0, यस, 0 इज लेस देन 3, वो भी बोलेगा ट्रू। तो पहला वैल्यू i भी 0 है, j भी 0 है, तो पहला वैल्यू 0 0 लोकेशन पे जाएगा, 0 रो 0 कॉलम। अभी सेकेंड वैल्यू इधर जाना चाहिए ना, नेक्स्ट एक बार रन करते, अगेन j प्लस प्लस, j का वैल्यू 1, फिर चेक होगा 1 इज लेस देन 3, यस, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0 1 लोकेशन पे जाएगा, क्योंकि i चेंज नहीं हुआ है, j चेंज हुआ है, तो 0 1 पे जाएगा, अगेन j प्लस प्लस 2, नेक्स्ट वैल्यू किधर जाएगा, 0 2 लोकेशन पे। उसके बाद
अगेन जे प्लस प्लस, 3 इज लेस देन 3, नो, तो ये कंडीशन फॉल्स। फिर बाहर वाला फॉर लूप प्लस होने के लिए जाएगा, आई का वैल्यू, फिर चेक होगा 1 इज लेस देन 3, यस, अंदर आएगा, तो जे वापिस रिस्टार्ट होगा 0 से। सो अभी आई 1 है, जे 0 है, तो नेक्स्ट वैल्यू किधर जाएगा, 1 0, चेक करो इधर, 1 0 मीन्स इधर आएगा। तो वो बराबर अपना काम करेगा, तुम लोग उतना सोचो मत, बस एक रो के लिए बना दिया, एक कॉलम के लिए बना दिया, स्कैनएफ में आई कॉमा जे, वो बराबर जाएगा 9 लोकेशन पे अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर। तो ये हो गया हम लोग का एक्सेप्ट वाला लॉजिक फाइनल। कौन सा भी एरे वाला प्रोग्राम आएगा 2 डायमेंशनल वाला, मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम फिक्स है, नो चेंज, ठीक है। अभी वो लोग ने कुछ नहीं बोला है, क्या बोला है, एक्सेप्ट करो किया हम लोग ने, और क्या बोला है, डिस्प्ले। अब बताओ मुझे डिस्प्ले के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम पूरा कॉपी पेस्ट ना, बस इधर स्कैनएफ निकालने का है, प्रिंटएफ डालने का है, हाँ बराबर। सो एक्सेप्ट डिस्प्ले दोनों में भी, 1 डायमेंशनल में भी सेम टू सेम कॉपी किया था मैंने, सॉर्टिंग का प्रोग्राम देखेंगे तो तुम लोग सेम था, बस स्कैनएफ था इधर, प्रिंटएफ था इधर, भी सेम, ये सेम कॉपी करूंगा मैं अभी इधर। बस इधर एक मैसेज डाला करो, क्योंकि प्रिंट करने का है तो मैं मैसेज दिखाता हूँ कि बाबा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर, अगेन पहला फॉर लूप रो काउंटिंग के लिए, दूसरा फॉर लूप कॉलम काउंटिंग के लिए, बस स्कैन के बदले प्रिंट आएगा, कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करने का, एरे ए आई जे। अभी इधर एक थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं, इधर देखो, ये अगर आउटपुट मैट्रिक्स का है तो मैट्रिक्स वाले स्टाइल में ही दिखना चाहिए। मैट्रिक्स वाला स्टाइल बोलेगा तो एक नंबर प्रिंट करो, बीच में स्पेस आना चाहिए, दूसरा नंबर प्रिंट करो, बीच में स्पेस आना चाहिए, 3 नंबर के बाद स्लैश एन होना चाहिए। बस जो मैट्रिक्स का बॉक्स ब्रैकेट है ना वो नहीं आएगा, बाकी स्टाइल सेम रहेगा। तो ये करने के लिए इसमें थोड़ा चेंज करने का, क्या करो, हर एक नंबर के बीच में स्पेस है ना, स्पेस लाने के लिए एक पैरामीटर होता है स्लैश टी, तो ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा। फिर एक रो खत्म होने के बाद नेक्स्ट रो किधर आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ये बताने के लिए ये जो है ना जे वाला लॉजिक, वो एक रो के लिए काम करता है, वो खत्म होने के लिए या वो खत्म होने के बाद तुम लोग इधर स्लैश एन डालो, जैसे हम लोग आउटपुट में करते थे पैटर्न वाले प्रोग्राम में, सो दैट ये 3 होने के बाद नेक्स्ट लाइन, 3 होने के बाद नेक्स्ट लाइन, ये बराबर ये स्लैश एन करेगा, एंड उसके बाद मेन प्रोग्राम क्लोज, जो मेन वाइड मेन चालू किया था वो क्लोज। क्लियर है, बस ये फोकस करो, कुछ भी प्रोग्राम आने दो, एक्सेप्ट करने का है, 2 डायमेंशनल वाला प्रोग्राम है, मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम है, ये कंपलसरी लगेगा। फॉर लूप, 2 फॉर लूप तो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जब तक मुझे आई और जे का वैल्यू नहीं पता चलता तो मैं मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। कौन से मेमोरी को एक्सेस करने का है, 0,0, 0,1, 1,0, तो विदाउट 2 फॉर लूप कुछ नहीं हो सकता है। एडिशन करो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक करो, ट्रांसपोज करो, कुछ भी करो। तो ये बेसिक प्रोग्राम पहले कॉपी कर लो। ये देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अगर मैट्रिक्स में कुछ भी नंबर है
तो उसमें से जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं हम लोग को, डायगोनल मीन्स, ठीक है, इनका टोटल करने का है। सो 1 + 5 + 9 15, वो हम लोग को दिखाने का है। तो प्रोग्राम इधर तक सेम रहेगा, पर एक्सेप्ट तक तो करने का ही है, प्रोग्राम में डेटा जाना चाहिए, तो इधर तक वाला पार्ट सेम। अभी इधर बस मुझे चेंजेस करने का है। तो डिस्प्ले तो ये करने का नहीं है, तो ये मैसेज मैंने हटा दिया। अभी डिस्प्ले क्या करने का है, वो तो सम कब होगा, जब हम लोग सम करेंगे। तो पहले कुछ भी करने का है मुझे, सम करने का है, माइनस करने का है, मल्टीप्लाई करने का है, 2 फॉर लूप लगेंगे। पहले 2 फॉर लूप क्रिएट करो। इधर देखो, अभी तुम लोग का ये 2 फॉर लूप तो लगने वाला है, लॉजिक उसके अंदर बनेगा अभी जो भी बनाना है। तो पहले मुझे अगर 1 को उठाने का है, 2 और 3 को नहीं उठाने का है, तो लॉजिक ये है कि रो एंड कॉलम अगर सेम है तो वो डायगोनल एलिमेंट है। फिर रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 सेम है तो वो डायगोनल एलिमेंट है। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 सेम है तो डायगोनल एलिमेंट है। तो ये मेरा लॉजिक मुझे इधर मिल गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ रो नंबर दैट इज आई इज इक्वल टू कॉलम नंबर दैट इज जे, देन मुझे क्या करने का है, सम में वैल्यू डालने का है। कौन सा वैल्यू, जो एरे के आई जे लोकेशन में होगा। तो मुझे इधर और एक मेमोरी लगेगा, सम, हाँ, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है, क्योंकि एडिशन कैसे होता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस। तो मुझे एकदम छोटा काम था कि मुझे एडिशन करने का है, और वो कौन से नंबर का करने का है, जो डायगोनल। डायगोनल के लिए मैंने एक लॉजिक किया, रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए, 0 0 डायगोनल, 1 1 डायगोनल, 2 2 डायगोनल। लेकिन ये काम करने के लिए मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके लिए ये 2 फॉर लूप तो लगने वाले ही है ना। तो हमेशा लॉजिक उसके अंदर आएगा, ये याद रखो, ये 2 तो लिखने का ही है। तो सम हो गया है, सम को डिस्प्ले करने का है, बस एक लाइन लिखो, प्रिंट एफ सम ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम, बस इतना ही चेंज है। तो ट्रांसपोज इज वन ऑफ द लॉजिक। ट्रांसपोज पता है ना तुम लोगों को, है ना। एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करने का है, लाइक दिस, ठीक है। सो मुझे इधर 2 मैट्रिक्स लगेंगे, एक नॉर्मल वाला मैट्रिक्स जो मेरा क्वेश्चन है, और एक ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। एक मेमोरी ऐड किया मैंने, क्योंकि एक में क्वेश्चन होगा, एक में उसका ट्रांसपोज वैल्यू होगा। तो ए एन टी, बाकी ये सब सेम रहेगा, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले मैट्रिक्स में जाएगा, तो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो इधर वाला पार्ट में चेंज करने वाला। तो अभी मुझे ट्रांसपोज करने का है, एडिशन करने का है, जो भी करने का है, 2 फॉर लूप तो लगने वाला है, तो मैं उसको रफ नहीं करता हूं। अभी ट्रांसपोज करने का मीन्स क्या करने का, देखो, ट्रांसपोज करने का मीन्स 0 1 2 0 1 2 0 0 लोकेशन में जो वैल्यू है वो 0 0 लोकेशन में रहना चाहिए। फिर 0 1 लोकेशन में जो वैल्यू है एरे के 0 1 लोकेशन में जो वैल्यू है 2 किधर जाना चाहिए, 1 0 लोकेशन में। सो टी के 1 0 लोकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट 0 2 लोकेशन में जो वैल्यू है वो किधर जाना चाहिए, 2 0 लोकेशन में जाना चाहिए।
इसका सिंपल मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? आई जे का वैल्यू जे आई में जाना चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं करने का, ये फॉर लूप तो सेम रहेगा, इधर बस लिखने का है टी के पास वैल्यू जाने वाला है, ए का कॉपी करने का है। लेकिन कॉपी करने का लॉजिक क्या है? आई जे लोकेशन का वैल्यू जे आई लोकेशन में जाएगा। तो जिधर 0 1 होगा उसका वैल्यू 1 0 पे जाएगा, जिधर 0 2 होगा उसका वैल्यू 2 0 लोकेशन पे जाएगा। बाकी ये सब सेम। सो ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज होने के बाद टी को डिस्प्ले करने के मुझे, तो टी को डिस्प्ले करने के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज, डिस्प्ले करने के लिए अगेन दो फॉर लूप, बराबर ना? उसके अंदर और एक फॉर लूप, फिर प्रिंटफ, कौन सा वैल्यू प्रिंट करने का है? टी का, बराबर ना? फिर प्रिंट करने के बाद इधर एक स्लैश एन होता है, बराबर ना? क्योंकि प्रिंट में हम लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाने का, और इधर होता है स्लैश टी, बराबर ना? इधर क्या लिखने का बताओ? नहीं, आई जे ही लिखने का है, क्योंकि तुम लोग ने ऑलरेडी वैल्यूज को उल्टा कर दिया, आई जे को जे आई कर दिया। अभी वापिस इधर उल्टा मत करो तो वो सीधा हो जाएगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑलरेडी वैल्यूज को तुम लोग ने ट्रांसपोज कर दिया है, तो जैसे ट्रांसपोज है वैसे ही प्रिंट करो, और उसके लिए आई जे ही लिखना पड़ेगा। अगर ए जे आई प्रिंट करेंगे टी जे आई, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वैसे ही दिखेगा, क्योंकि इधर उसको सीधा था, इधर तुमने उल्टा किया, उल्टा को वापिस उल्टा किया। हाँ, अच्छा ये ना करके ये दिखाया तो अगर ऐसा है तो देन करके देखो, लैपटॉप के सामने तुम लोग कर सकते हो। लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है कि हम लोग हमेशा वैल्यू कॉपी करेंगे दूसरे में, सो दैट 2/3 का वैल्यू 3/2 में आने वाला है। सो फाइनली डिस्प्ले करते टाइम है ना, इधर भी चेंजेस करने का, ये रो नहीं रहेगा, ये कॉलम बन जाएगा, और ये कॉलम नहीं रहेगा, ये रो बनेगा। क्योंकि पहले कैसे था, m इंटू एन 2/3, अब इधर क्या हुआ है n, तो 3/3 में फर्क नहीं पड़ेगा, 3 3 का ही 3 रहने वाला है, 2/2 में फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी ऐसा 3/2 2/3 ऑड नंबर है, तो मेन प्रोग्राम क्लोज। मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स, और आंसर जाएगा तीसरे मैट्रिक्स में, है ना? तो इसके लिए मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि 3 मैट्रिक्स तो 3 एरे लगेगा हम लोग को। बराबर? एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ये तो सेम रहेगा, बराबर? ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए, ये भी 2/2। ऐसा एडिशन तो होता ही नहीं, एक 2/3 है, एक 3/4, है ना, अलग अलग केस में। सो सबका रो कॉलम सेम ही है, तो एक ही बार लेंगे हम लोग। बस इधर मैं चेंज कर रहा हूं, एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। सो ए के लिए एक्सेप्ट करेगा, ए में चला जाएगा, जो तो हम लोगों ने किया हुआ है पहले से। फिर इधर मैं और एक स्टेटमेंट ऐड करता हूं, प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी,
बस इधर क्या आएगा, स्कैनएफ। डेटा किधर जाएगा, बी में। बी में चला गया। फिर एडिशन करने गए, हम लोग ने सोचा है एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, दो फॉर लूप तो लगेगा। सो दो फॉर लूप है ऑलरेडी मेरे पास, है ना। एक 0 से लेके m n, बस इधर तुम लोग को एडिशन वाला कोड लिखने का। तो एडिशन वाला कोड कैसे होगा, सी के पास वैल्यू आएगा ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू, और करने के लिए एक ही लॉजिक है, है ना। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो ए का 0 0, बी का 0 0 ऐड होगा तो सी के 0 0 में चला जाएगा। जैसे इधर ए का 0 0 समझो 1 है, बी का 0 0 समझो 5 है, 1 + 5 6 किधर जाएगा, सी के 0 0 में। सो वही लिखा मैंने इधर। अब ये करने के बाद और एक आएगा क्या, प्रिंट। कौन प्रिंट करेगा, सी। तो इसके बाद और एक लॉजिक लिखने का है, सेम दो फॉर लूप वाला, सी को प्रिंट करने वाला। तो अभी मेरे पास जगह इधर देखो, ये एडजस्ट कर रहा हूं इधर। बस इधर आंसर प्रिंट करो, प्रिंट एफ एडिशन मैट्रिक्स इज, और डिस्प्ले करने के लिए दो फॉर लूप। प्रिंट करने का मीन्स प्रिंट एफ, प्रिंट करने के बाद स्पेस चाहिए इसलिए /t। इसको प्रिंट करने का है सी को, और इधर /n नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। कुछ समझ रहा है क्या, हाई लेवल प्रोग्रामिंग चालू है। हाँ ही या फॉर लूप में टाकली तर चालेल ना, काय प्रॉब्लेम नाही। आन्सर नाही येते, वेगळं येते म्हणजे आन्सर चुकीचं येते असं म्हणायचंय। ठीक आहे, बघायला पाहिजे, काय फरक नाही पडणार। ही फॉर लूपची लाईन इकडे टाकली तर फक्त सी नंतर टाकायला लागेल, प्रिंट एफ /n टाकला याच्यानंतर आलो बघायला ते। पण हे वेगळंच ठेवा लॉजिकली समझण्यासाठी। ए एक्सेप्ट किया, बी एक्सेप्ट किया, ए एंड बी प्लस किया, सी को डिस्प्ले किया। तो लिखने के लिए अलग अलग लिखो। जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलने वाले हैं। तो पहला तो ये प्रॉब्लम समझने का है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है या इसको क्रिएट कैसे करते हैं। अगर मुझे किसी ने बोला कि एक कैरेक्टर स्टोर करने का है, तो मैं एक मेमोरी बनाऊंगा, इंटीजर वाला नहीं, मेरा मेमोरी बनेगा कैरेक्टर वाला। सो मेमोरी का नाम समझो CH है। CH के अंदर कितना कैरेक्टर स्टोर होगा, CH के अंदर कितना कैरेक्टर स्टोर होगा, मैक्सिमम 1। एक ही कैरेक्टर में स्टोर कर सकते, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे पूरा नाम स्टोर करने का है, फुल नेम मुझे मेरा नाम स्टोर करने का है। सो कैन आई स्टोर इन कैरेक्टर एरे, इधर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि one char will store only one character. If I want to store collection of character, I will require array, बराबर ना। अभी तो हम लोग ने बोला एक नंबर स्टोर करने का एक मेमोरी बनाओ, 5 नंबर स्टोर करने का एरे बनाओ। So similarly,
एक कैरेक्टर स्टोर करने का है, एक मेमोरी बनाओ कैरेक्टर वाला, लेकिन इफ यू वांट टू स्टोर 5 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर, सो क्रिएट अ एरे, लेकिन ये एरे नंबर वाला नहीं होना चाहिए, एरे ऑफ कैरेक्टर। सो स्ट्रिंग का डेफिनेशन है, स्ट्रिंग इज एरे ऑफ, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर, बस। तो नया कुछ नहीं है, हम लोग अभी तक नंबर के साथ डील कर रहे थे, नंबर को स्टोर करना है, नंबर को ऐड करना है, सिमेट्रिक करना है, ट्रांसपोज। अभी बस नंबर के बदले कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, कैरेक्टर को सिमेट्रिक करेंगे, कैरेक्टर को जो भी करने का है कैरेक्टर के लिए करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। तो नाम अलग है, चैप्टर अलग है, टॉपिक अलग है, लेकिन करने का सेम ही है जो हम लोग ने अभी तक किया हुआ है। तो ये काम करने के लिए मुझे सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका सिंटैक्स है कैरेक्टर वाला एरे बनाने का, दैट मींस कैर लिखेंगे हम लोग। एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, सो मैं str लिखता हूं। साइज हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो फॉर एग्जांपल मैं एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूं, उसका नाम है str, साइज है 10। सो तुम लोग के पास एक एरे बन जाएगा जिसका साइज है 10, स्टार्ट फ्रॉम 0, लेकिन इसके अंदर डेटा स्टोर करने का कैसे वो देखते हैं एक बार, क्योंकि हम लोग ने एरे में ट्राई किया था, तो स्ट्रिंग में भी ट्राई करते हैं। सो मुझे अगर 0 लोकेशन पे स्टोर करने का, आई विल राइट str ऑफ 0, है ना। सो पहला वैल्यू लेट से a, सो a इधर स्टोर हो जाएगा। इफ आई वांट टू स्टोर सेकेंड वैल्यू b, सो अगर मुझे खुद का नाम स्टोर करने का है तो मुझे 0 1 2 3 4 सब बताना पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, ऐसा कर सकते हैं तुम लोग। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि वो लोग बोलेंगे जब तुम लोग एरे बनाओगे, जब तुम लोग एरे क्रिएट करोगे, उसके बाद इधर नंबर मत डालो, डायरेक्ट तुम लोग का जो स्ट्रिंग है ना वो डबल कोट में डाल दो। इससे क्या होगा, तुम लोग का सब कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इधर स्टोर हो जाएगा। तो तुम लोग का नाम स्टोर करने का, तुम लोग स्टोर करो, डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है, कि हमेशा मेमोरी के अंदर गार्बेज वैल्यू होता है। स्ट्रिंग के केस में मेमोरी के अंदर गार्बेज कैरेक्टर होता है, पहले से ही होगा। गार्बेज वैल्यू समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी मैं एक मेमोरी बनाता हूँ, समझो n नाम से, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, तो ये इसके अंदर ब्लैंक नहीं होगा कभी भी, इसके अंदर एक डमी नंबर होगा, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो ये इंटीजर है इसलिए नंबर में दिख रहा है वो। अगर सेम मैं एक कैरेक्टर वाला मेमोरी बनाता हूँ, समझो CH, और इसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा हूं, तो इस मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक गार्बेज कैरेक्टर होगा। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, मैंने मेरा नाम डाल दिया, कितना कैरेक्टर का नाम था 5, मेमोरी का साइज कितना था 10, तो बाकी 5 में क्या मिलेगा, गार्बेज कैरेक्टर। अभी जो सामने वाला देखने के लिए आएगा क्या लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने के लिए आएगा क्या, उसके लिए तो ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, उसको लिखेगा अरे कौन सा नाम, डेंजर, एकदम समझ में नहीं आ रहा है रीड करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम तुम लोग का आएगा जब तुम लोग प्रैक्टिकली करोगे, तुम लोग को इधर गार्बेज कैरेक्टर दिखाई देगा। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग लास्ट कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद इधर /0 ऐड कर देंगे। उससे क्या होता है, स्ट्रिंग को पता चलता है कि /0 के जो पहले वाला है इट इज एक्चुअल कैरेक्टर जो यूजर ने दिया हुआ है, दैट वी कैन रीड, दैट वी कैन डिस्प्ले। /0 के बाद वाला जो है वो गार्बेज कैरेक्टर है, दैट वी विल नॉट प्रिंट, दैट वी विल नॉट यूज फॉर एनी प्रोसेसिंग।
सो इसमें एक डेफिनेशन में स्टेटमेंट आता है, एवरी स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय /0। हमेशा स्ट्रिंग के एंड में /0 होना चाहिए या होगा। प्रैक्टिकली जब हम लोग रन करेंगे मैं तुम लोग को दिखाऊंगा डिबग करके, उसके एंड में तुम लोग को /0 मिलेगा अपने आप। तो बस ये सिग्निफाई करता है कि ये कैरेक्टर तुम लोग का नहीं है और ये कैरेक्टर तुम लोग का है, बस उतना डिफरेंशिएट करने के लिए वो पिक्चर में आएगा। ठीक है, सो बस ये पॉइंट याद रखो। /0 क्यों डालने का है, डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं हम लोग, व्हाट इज स्ट्रिंग, हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग, बाकी तो प्रोग्राम में करेंगे हम लोग, इनको यूज कैसे करने का। और स्ट्रिंग में जनरली क्वेश्चन थ्योरेटिकली आएगा तुम लोग को, और वो क्वेश्चन क्या होगा देखो अभी। स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में पहले से ही कुछ फंक्शंस बना के रखे हैं। फंक्शन समझ में आता है ना, हम लोग ने फंक्शन चैप्टर किया था। फंक्शन मीन्स व्हाट इज फंक्शन, हेल्पिंग प्रोग्राम। हाँ, मेन प्रोग्राम को एडिशन करके चाहिए वो करके दे देगा, मेन प्रोग्राम को स्क्वायर रूट निकालने का करके दे देगा, बराबर ना। सो हेल्पिंग प्रोग्राम। सो अभी हम लोग बस बोलने वाले हैं कि स्ट्रिंग का मुझे लेंथ कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो कैलकुलेट करके देगा। यस, उसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है strlen। इट इज यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने का तुम लोग को उसके लिए कोड लिखने का जरूरत नहीं है, उसके पास रेडीमेड फंक्शन है strlen, वो ये काम कर सकता है। कैसे यूज करने का हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। दूसरा, इट इज इंक्लूडेड इन string डॉट h फाइल। मीन्स अगर ये प्रोग्राम में तुम लोग को यूज करने का है तो तुम लोग को प्रोग्राम में मेन के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एस इंक्लूड string डॉट h, तो ये प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कैसे यूज करने का एक एग्जांपल दिखाते हैं। एक मैं एरे बनाऊंगा कैरेक्टर वाला, साइज है समझो 20। फिर मैंने बोला एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर करो या एंटर योर नेम, जो भी इधर लिखने का तुम लोग। एक्सेप्ट कैसे करने का पता है, scanf, देन %c नहीं लिख सकते, c फॉर 1 कैरेक्टर, so your name will not be a 1 character, so इधर तुम लोग %s लिखो एंड वो डेटा किधर जाएगा, str में। हाँ, सो ये डेटा जाने के लिए तुम लोग को इधर बताने का है, str के पास जाना चाहिए। ठीक है, डेटा चला गया, str में डेटा है, समझो हम लोग एक मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, एक डेटा स्टोर किया हुआ है, इसका लेंथ निकालने का है, तो मैं strlen ये फंक्शन को वो स्ट्रिंग पास करूंगा। स्ट्रिंग किसके पास है, str, वो मुझे लेंथ निकाल के देगा। वो लेंथ स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वाला मेमोरी होना चाहिए, एल नाम से बनाते हैं। सो लेंथ लेंथ में स्टोर होगा क्योंकि लेंथ विल बी एन इंटीजर नंबर। प्रिंट करो, और ये प्रोग्राम में एरर आएगा
क्योंकि str जिधर प्रेजेंट है वो फाइल तुम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर ये प्रोग्राम रन करेंगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है स्ट्रिंग में, जिनको हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन या स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन बोलेंगे, जो ओनली स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का है, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने का है, स्ट्रिंग को कॉपी करने का है, ठीक है, स्ट्रिंग को कंपेयर करने का है, बहुत सारे ऑपरेशन है। कौन सा? स्लॅश ओ तो ऑटोमॅटिकली येणार, आपण नाही टाकायचं, फक्त तो असतो त्यामध्ये। बॅटरी गेली। हेलो, हे बघ असं चुकीचं काढलं वाटतं, नाही इकडून राहिलं, बरोबर आहे। बट क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या बैकस्लैश एन का भी उस स्ट्रिंग लेंथ में काम है, मतलब ऑब्जेक्ट वो इनपुट भी है बट बैकस्लैश एन से वो नहीं आ रहा है, उसका भी और एक काम है, स्ट्रिंग लेंथ भी 4 डाला ना, 5 आएगा। 5 आ रहा एक और एक फंक्शन स्ट्रिंग डॉट कॉपी। सो मैंने बोला है बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन पता होना चाहिए हम लोग को। सो उसमें से सेकंड फंक्शन इज strcpy। सो सब लोग नाम के हिसाब से काम कर रहे हैं, एक लेंथ फाइंड कर रहा है, दूसरा कॉपी कर रहा है। सो मुझे अगर स्ट्रिंग को कॉपी करने गए तो 2 स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग 1
एक स्ट्रिंग 2, फिर तुम लोग क्या करो, स्ट्रिंग 1 में डेटा डालो, एंटर स्ट्रिंग। अभी इधर देखो, ये वाले %s में एक प्रॉब्लम है जो हम लोग को इधर सॉल्व करने का है। तुम लोग ने अगर इधर एंटर किया हेलो तो वह एक्सेप्ट हो जाएगा। तुम लोग ने अगर हाई स्पेस हेलो ऐसा दो अलग अलग बीच में स्पेस डाला तो इधर ओनली हाई एक्सेप्ट होगा, हेलो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि % का प्रॉब्लम है। जब तक स्पेस नहीं आता है तब तक वो डेटा एक्सेप्ट करेगा। एक बार स्पेस आ गया आगे वाला डेटा नहीं लेगा। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम लोग स्कैनफ में दूसरा अल्टरनेटिव यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग, जो पूरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। बस इधर डेटा किधर भेजने का है उसका नाम लिखो। तो S1 के पास देने का S1 नाम लिखेंगे हम लोग, डेटा S1 में जाके स्टोर हो जाएगा। स्पेस होने दो, नहीं होने दो, सबको एक्सेप्ट करेगा। बस डेटा आने के बाद अभी कॉपी करने के लिए मुझे इसका हेल्प लेने का है। सो फंक्शन इज strcpy और इसको लिखने का स्टाइल है, किधर कॉपी करने का है वो टारगेट पहले लिखो, किधर से उठाने का है सोर्स वो बाद में लिखने का है। सो मुझे S2 को देने का है, S2 पहले लिखो, किधर से लेने का है S1 वो बाद में आएगा। सो डेटा ऐसे कॉपी होता है। एंड फिर S2 में डेटा आया कि नहीं वेरीफाई करने के लिए S2 को प्रिंट करो। %S2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इधर भी वही प्रॉब्लम है, स्पेस होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा, तो प्रिंटफ के बदले तुम लोग पुट यूज कर सकते हो, पुट S2। बाकी प्रोग्राम सेम। सो बस ये चेंज करते रहेंगे हम लोग। strcpy था, ये strlen होगा या जो भी होगा, हम लोग को उसके लिए फंक्शन यूज करना पड़ेगा और ये फंक्शन इस फाइल के अंदर प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन भी आया तो प्रैक्टिकली हम लोग सिनेरियो में बात करेंगे। तो वो लोग बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा या इंफॉर्मेशन डेफिनेशन के लिए, इसका प्रोग्राम नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ऑटोनोमस वाले जिनका प्रोग्रामिंग में डेफिनेशन या पेपर लिखने गए उनको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। strlen तो 2 लाइन लिखने का हम लोग को, क्यों यूज करने का है, कौन से फाइल में प्रेजेंट होता है, एंड एक एग्जांपल